हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वड़क्कम। स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पर। और मैं अभिषेक अग्रवाल आपका केमिस्ट्री एजुकेटर लेकर आया हूं एक और धमाकेदार, एक और धमाकेलस, एक और अमेजिंग और एक्साइटिंग सेशन क्लास 12th के स्टूडेंट्स के लिए, जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो हमने शुरू किया है उसके पार्ट 2 में, यानी कि लेक्चर 2 में। अब हमने अभी तक क्या देख लिया इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कि भैया ये चैप्टर नहीं होता तो सही बात बोली थी माट साहब ने कि हमारे जीवन की हम सबसे बहुमूल्य चीज मोबाइल फोन को मिस कर रहे होते। वो बहुत जरूरी है आज की डेट में तो तुम लोगों के लिए। और वो क्यों मिस कर रहे होते? और सिर्फ वही नहीं, बल्कि मैं तो कहना चाहूंगा लैपटॉप हो, आपके आईपैड्स हो, ठीक है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो आज की डेट में आ रही हैं, ये सारी चीजों को तुम अपनी जिंदगी में मिस करते, क्योंकि उनके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट वजह है वो जिस चीज से चलती है, यानी कि बैटरी। ये सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ये चलते हैं बैटरी से। और बैटरी की वर्किंग हमें इसी चैप्टर में समझ में आती है। ये हमने पिछले वीडियो में बहुत चर्चा कर ली थी। अब इस वीडियो में हम आगे जो बात करना चाहेंगे स्टूडेंट्स, वो ये बात करना चाहेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता क्या है। मतलब यह समझना है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है अब वो क्या होता है। हालांकि लास्ट वीडियो में मैंने आखिरी में आपको एक ग्लिम्स दिया है व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज। और उसमें हमने मोटी रूप में यह बात करी है कि सर जब आप गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल को एक साथ वर्किंग में ले आओ, एक साथ वर्किंग में कैसे आएंगे सर? कोई एक ऐसा अरेंजमेंट करो जिसमें गैल्वेनिक सेल की, जब हमारी मर्जी हो हम गैल्वेनिक सेल की तरह उस अरेंजमेंट से काम ले ले, या जब हमारी मर्जी हो तो हम उसे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम ले ले। एक ऐसी कॉमन अरेंजमेंट अगर आप बना सकते हो तो उस कॉमन अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कह देंगे, और उसमें होने वाले एक्टिविटी या बदलाव को हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कह देंगे। उसमें होने वाले बदलाव को हम इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस कह देंगे। कौन से? गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के कॉम्बिनेशन को। और लास्ट वीडियो में हमने यह भी बात करी थी कि गैल्वेनिक सेल क्या है। एक जल्दी से इसके एक बार एक क्विक रिवीजन में मैं बात कर देता हूं। वो सेल जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करे, वो अरेंजमेंट जिसमें हमारे पास पहले से केमिकल एनर्जी हो, हम घर से लाए हो केमिकल एनर्जी, और उसको हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में अगर कन्वर्ट करेंगे तो उस अरेंजमेंट जिसके थ्रू वो कन्वर्जन होगा, उस अरेंजमेंट को हम गैल्वेनिक सेल कह देंगे। सो गैल्वेनिक सेल इज व्हाट? यहां देखेंगे, गैल्वेनिक सेल इज व्हाट? इट्स अ सेल विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये गैल्वेनिक सेल का काम है। अब गैल्वेनिक सेल के भी टाइप होते हैं आगे, क्योंकि किस केमिकल का इस्तेमाल करके तुमने वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ऑब्टेन किया है वो केमिकल्स पे भी निर्भर होती है कहानी। इसलिए आगे चलकर तुम गैल्वेनिक सेल के बहुत सारे टाइप्स देखोगे। लेकिन यस, गैल्वेनिक सेल इज व्हाट? जो केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करे इलेक्ट्रिकल में। ऑन द कॉन्ट्ररी टू दिस, हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सेल भी है। और इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होगा? सेल विच कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। मतलब हमारे पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, हम लेकर आए हैं। अब वो कैसे लेकर आए होंगे? इलेक्ट्रिकल सोर्स से लेकर आए होंगे, और उसकी मदद से हम अपने केमिकल्स को वापस चाहते हैं, हम उसको वापस चाहते हैं। वो केमिकल अगर हमें वापस मिल जाए तो वो अरेंजमेंट जिसके थ्रू वो ऐसा करेंगे या वो वापस मिलेंगे, उसको हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कह देंगे। और जब दोनों चीजें एक साथ वर्किंग में ला सको तो हम उसे कह देंगे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंजेस। अब तुम सोचोगे कि सर जब हम गैल्वेनिक सेल की तरह वर्क कर रहे हैं, बोले तो हमारे पास केमिकल्स हैं और उस केमिकल से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो हम गैल्वेनिक सेल की तरह तो काम कर रहे हैं, तो फिर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह क्यों काम करेंगे? क्योंकि हमें तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए ना केमिकल की मदद से। अच्छा, या फिर तुम्हारे मन में कुछ सवाल याद होगा, जब सर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी का इस्तेमाल करके केमिकल्स को पालेंगे इस अरेंजमेंट से, इलेक्ट्रोलिटिक सेल से, तो फिर इसका क्या, इसको लेकर क्यों काम करेंगे? गैल्वेनिक सेल को लेकर क्यों काम करेंगे? अब सिंपल तरीके से मेरी बात को समझना। तुमने केमिकल्स घर से लाए, ए और बी, रिएक्ट कराया, बीच में वायर लगाया, याद है ए और बी के बीच में वायर लगेगा तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, और जब वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो करंट इंड्यूस हो जाएगा उस वायर में।
जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑपरेट करेगा आगे चल के। आपके सब लैपटॉप, मोबाइल सब उससे चलेंगे। फिर वो केमिकल्स जो तुम लेकर आए हो ए और बी के, जो केमिकल रिएक्शन करते जा रहे हैं, मेरा तुमसे सिंपल सवाल ये कि क्या वो कभी केमिकल्स खत्म नहीं होंगे? हाँ सर, ये बात तो आपने सही बोली, केमिकल्स खत्म तो होंगे, लेकिन सर केमिकल्स की भरपूर मात्रा है। तो मेरा तो फिर तुम कितनी बार नए नए केमिकल्स लाओगे और उस बैटरी के अंदर ठूसते जाओगे? बैटरी याद है मैंने तुमको बताया था, एक सिंपल एक ऐसा चैम्बर है, एक ऐसा चैम्बर है जिसमें तुम केमिकल्स को भर देते हो। क्या होती है बैटरी? ऐसी होती है बस बैटरी, जिसमें तुम क्या करते हो, सिंपल केमिकल्स को भर देते हो। और बाबू जब तुम इसके अंदर केमिकल भरते हो तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं आपस में रिएक्ट करके वायर के थ्रू। लेकिन क्या तुम केमिकल के खत्म होने के बाद बार बार इस बैटरी को खोलोगे, तोड़ोगे और फिर केमिकल भरोगे, फिर पैक करोगे, फिर रिएक्शन कराओगे? फिर वो केमिकल खत्म हो जाएंगे, फिर तुम खोलोगे, तोड़ोगे, फिर केमिकल भरोगे, फिर रिएक्शन कराओगे, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पाओगे। तो ये बार बार कितनी बार तुम केमिकल ठूसोगे उसके अंदर? अगर तुमको मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करके दे दूं कि ये केमिकल भी बार बार अपने आप रीजनरेट होते रहे और तुम्हें इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी मिलते रहे, तो तुम वाह वाह क्या बात है सर करके कहने लगोगे मेरे को। मतलब मैं तुम्हें ऐसा अरेंजमेंट करके दे दूं कि ये भी रीजनरेट, जो केमिकल जा रहे हैं इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो रहे हैं, उनको रीजनरेट कर दें हम वापस से उसी बैटरी के अंदर, तो फिर हमारे केमिकल्स वापस से उत्पन्न हो गए, वापस से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। संपट पड़ी मेरी बात? अब तुम बोलोगे हाँ सर संपट तो पड़ी, लेकिन आप केमिकल कैसे रीजनरेट करोगे? भैया तब मैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का सहारा लूंगा, तब मैं अपने सेल को कुछ ऐसा वर्क कराऊंगा जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल होगा। अच्छा सर, मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि जो पहले केमिकल खप गया था, कहां खप गया था सर? गैल्वेनिक सेल में। बिल्कुल सही, जो केमिकल पहले गैल्वेनिक सेल में खप गया था, जिसने खुद को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर लिया था, उस केमिकल को तुम रीजनरेट कर सकते हो अगर उस अरेंजमेंट को कन्वर्ट कर दो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। अरेंजमेंट चेंज मत करना, वो एक कॉमन अरेंजमेंट है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात कर रहे हो तुम। उसी अरेंजमेंट में बस तुम एक स्विच ऐसा दबा दो या कुछ ऐसा थोड़ा बहुत छेड़खानी कर दो कि वो केमिकल उसी अरेंजमेंट में वापस रीजनरेट होने लगे। तो वो केमिकल जो यहां खत्म हो रहे हैं वो वापस रीजनरेट होने लगे, यहां वापस से तुम इस गैल्वेनिक सेल के थ्रू से इलेक्ट्रिकल एनर्जी पा सकते हो। और ऐसा प्रोसेस चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा। तुमको बार बार बैटरी खोलकर केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, और तुम ऐसा करते भी नहीं हो बैटरी खोलकर केमिकल। तुम मेरे को बताओ, तुम्हारे जो टीवी के रिमोट्स होते हैं उसमें तुम सेल डालते हो, तो भैया एक बार सेल डाल दिया तो सालों चलता है। घड़ी में जो सेल्स होते हैं वो तो 10 साल चल जाते हैं कई बार। तो छोटा सा सेल होता है बटन सेल, वो घड़ी में डाल दो, अब 10 साल तक घड़ी चलती रहती है उसी सेल के दम पे। मोबाइल में तुमने बैटरी ला दी, तो क्या तुम मोबाइल की बैटरी हर दूसरे तीसरे दिन बदलते हो? नहीं, वो एक बैटरी लगी है, वही बैटरी चल रही है। लेकिन उस मोबाइल की बैटरी को तुम बार बार हर दिन रिचार्ज करते हो। चार्ज करते हो इन द सेंस अडेप्टर लगा दिया, चार्जर लगा दिया, प्लग इन कर दिया, घंटे 2 घंटे, आजकल तो फास्ट चार्जर आते हैं, 1 घंटे में 100% चार्ज। वो जो चार्जिंग का कंसेप्ट है, वो जो बैटरी वापस से अपने आप को रिचार्ज कर रही है, वो कंसेप्ट इसी मुद्दे पर आता है कि जब वो आपको इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की वर्किंग दिखा रही है, उसी बैटरी का अरेंजमेंट। बैटरी वही, अरेंजमेंट सब कुछ बैटरी के अंदर वैसा ही, बस हमने क्या करा, एक चार्जर लाके प्लग इन कर दिया, बस इतना सा छेड़ा हमने। और बस उस चार्जर को लाकर जो हमने प्लग इन किया, उसके छेड़ने की वजह से पूरी अरेंजमेंट अब भाड़ में गया गैल्वेनिक सेल। अब पूरी अरेंजमेंट किसकी तरह काम कर रही है? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह। और वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह जल्दी जल्दी काम करेगी, घंटे 2 घंटे 3 घंटे में आपका पूरा मोबाइल जो होगा उसकी बैटरी 100% चार्ज हो जाएगी। संपट पड़ी मेरी बात? तो वो जो छेड़खानी है वो सिर्फ चार्जर को प्लग इन करने की छेड़खानी है, और वो अरेंजमेंट क्या हो गई? इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। एज सून एज यू रिमूव द चार्जर, 100% 90% चार्ज होने के बाद जैसे ही तुमने चार्जर को हटाया, वो वापस से किस मोड पे आ गया? गैल्वेनिक सेल।
वो वापस से किस मोड पर आ गया, गैल्वेनिक सेल। अब वो बैटरी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होंगी और मोबाइल आपका ऑपरेट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मोबाइल को सप्लाई होती रहेगी और आपका मोबाइल वर्क करता रहेगा। समझ पड़ रही है मेरी बात? क्लियर हो गया? तो ये जो मोबाइल का चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अरेंजमेंट का ही कंसेप्ट है। मतलब जब तुम्हारा मोबाइल चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है, उसकी बैटरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करती है। ये कब? जब मोबाइल तुम्हारा चार्ज हो रहा होता है। दिस इज व्हेन योर मोबाइल गेट्स चार्ज्ड, तो इट वर्क्स एज एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल। सो दिस इज व्हेन the mobile gets charged or charging of battery. So this is done when the battery gets charged. It behaves like an electrolytic cell. लेकिन जब वो डिस्चार्ज हो रहा होता है, जब आप उसका कंजम्पशन कर रहे हो, जब आप बाहर जाकर मोबाइल से किसी से बात कर रहे हो या मोबाइल कैरी कर रहे हो या व्हाट्सएप चला रहे हो या पबजी खेल रहे हो, तब वो क्या करता है, डिस्चार्ज हो रही होती है उसकी बैटरी, एंड डिस्चार्ज के दौरान इट बिहेव्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल। इट बिहेव्स लाइक अ गैल्वेनिक सेल। तो ये डिस्चार्जिंग के दौरान की बात है भाई। सो दिस इज ऑल व्हेन द बैटरी गेट्स डिस्चार्ज्ड। सो दिस इज डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी। और ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग चलता रहता है भाई। तुम्हारा मोबाइल अगर तुम 3 साल चला रहे हो तो बहुत कम ही होता है कि 3 साल में तुमने बैटरी को रिप्लेस किया हो। बैटरी खराब हो गई या कुछ स्वेल अप हो गया उसका कोई बॉडी पार्ट तो एक अलग बात है, अदरवाइज वो बैटरी की भी लाइफ अच्छी होती, चलती है वो बैटरी। तो डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी के वक्त वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करता है और ये चार्जिंग डिस्चार्जिंग चलता रहता है। चार्ज तुमने लगा दिया, चार्जर लगा दिया तो चार्ज हो गया गैल्वेनिक इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह, और जब तुमने चार्जर हटा दिया तो गैल्वेनिक सेल की तरह डिस्चार्ज होने लग गई बैटरी। सेम कंसेप्ट इन्वर्टर की बैटरीज में भी यही है। इन्वर्टर जो तुम लाए हो भाई मार्केट से, उसमें बढ़िया सी तुमने बैटरी लगाई है, जब तुम्हारे घर में लाइट है तो उस मेन इलेक्ट्रिकल स्विच से एक गया होगा इन्वर्टर की तरफ जो बैटरी को चार्ज करता है। उस दौरान जब तुम्हारे घर में लाइट है, बिजली विभाग तुमको लाइट दे रहा है, तब तक वो बैटरी चार्ज करता रहता है इन्वर्टर। क्योंकि देखना, मेन सॉकेट से एक प्लग गया होगा जो इन्वर्टर में गया होगा, जिसकी मदद से वो इन्वर्टर उस बैटरी को चार्ज कर रहा होगा। बट जैसे ही बिजली विभाग ने तुम्हारे घर की बिजली काट दी, पूरी कॉलोनी की बिजली काट दी मेंटेनेंस के नाम पर, तो तुरंत इन्वर्टर की बैटरी हरकत में आएगी, अपना मोड बदल लेगी इलेक्ट्रोलिटिक सेल से। अब वो बन जाएगी गैल्वेनिक सेल, जहां पर डिस्चार्जिंग होना स्टार्ट हो जाएगा उस बैटरी का। वो बैटरी अब डिस्चार्ज होगी, धीरे 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 0% तक होगी। तुम्हें एक बीप सुनाई देगी, टू 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 6-8 घंटे बाद, जितना भी तुम्हारी बैटरी का बैकअप हो, जितना भी तुम्हारे इन्वर्टर का बैकअप हो, और वो बीप सुनाई देगी तो वो ये बता रही होगी कि अब मैं भी ड्रेन्ड हो रही हूं, अब मैं भी बंद हो जाऊंगी। क्योंकि ठीक है ना, वो डिस्चार्जिंग में भी जितने केमिकल्स होंगे वो उतने तक इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करके देगा गैल्वेनिक सेल में। एक टाइम आएगा जब केमिकल ही खत्म, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में फिर कन्वर्ट होना वो बंद हो जाएंगे। फिर वेट करेंगे कि कोई हमें चार्ज करे, रिचार्ज करे। संपट पड़ी बात। और ये सब एक कॉमन अरेंजमेंट में होता है, सिर्फ कॉमन अरेंजमेंट। मतलब तुमने इन्वर्टर की बैटरी को बार बार बदलते नहीं हो कि सर अभी गैल्वेनिक सेल की तरह काम करना है तो ये बैटरी लगाओ, अरे सर इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करना है तो ये दूसरी बैटरी लगाओ। नहीं, बैटरी वही रहती है, अरेंजमेंट कॉमन रहता है, बस उसमें थोड़ी सी छेड़खानी करते हो। वो एक्सटर्नल चार्जर लगा देते हो तो इसकी तरह काम करने लगता है, वो चार्जर हटा दोगे तो इसकी तरह काम करेगा। ये होती है वर्किंग। इस तरीके से वर्किंग उसकी की जाती है, इस तरीके से उसकी वर्किंग समझी जाती है। समझ पड़ी मेरी बात? ये आपको सेल में, बैटरी में ये कॉमन चीजें जो दिखता है, मतलब आपको दिखता है पूरे तौर पे इलेक्ट्रोकेमिकल चेंज उस बैटरी और सेल में होते हुए। अब ये सर होता क्या है? सर जब हम चार्जर लगा देते तो ऐसा क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल बन जाता है, और जब चार्जर हटाते तो ऐसा क्या होता है, गैल्वेनिक सेल बन जाता है। सब पे चर्चा करेंगे अभी बाबू, अभी कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई अपन को जल्दी नहीं जाना, अपन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन पहले क्या करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको बहुत अच्छे से लिखना, डिस्चार्जिंग ऑफ बैटरी की तरह वो किसकी तरह काम करेगा और चार्जिंग ऑफ बैटरी के दौरान वो किसकी तरह काम करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट लें, आगे चर्चा करते हैं। फिर
तो भैया फोटो खींच लिया। हाँ। तो ये देखो मैं मोबाइल को लेकर क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि तुम्हारे जान से भी प्रिय तुमको तुम्हारा मोबाइल फोन है। अरे मेरे को सब पता है यार। तो वो मोबाइल फोन की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंसेप्ट से तुम इस चैप्टर को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर सकते हो। चैप्टर अपना सा लगेगा तुमको, और वो चार्जिंग डिस्चार्जिंग कैसे होगी वही चीज अब हमारा मुद्दा है। अब समझना तो मेरी बात को। अब मैं तुमको बताऊंगा पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कैसे वर्क करता है, मतलब कैसे कि सिर्फ एक चार्जर को अपन ने प्लग इन किया तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बन गया, रिमूव किया तो वो गैल्वेनिक सेल बन गया। ऐसा क्यों होता, क्या होता, इस बात को समझते। इसके लिए हम मुख्य तौर पर पहले इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को समझते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का मतलब क्या है? इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, it's a combination of cell which converts chemical energy to electrical energy and vice versa and is called as electrochemical cell। वो कॉमन अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। आगे देखो कितनी अच्छी बात लिखी है जो मैं तब से बता रहा हूं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो बेसिकली पहले क्या है, वो गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का कॉम्बिनेशन है। बोले तो गैल्वेनिक सेल प्लस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मिलकर कह लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं। मिलकर कह लो कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं। तो ये मिलकर बना रहे हैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये मिलकर आपके लिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रहे हैं। तो दिस इज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो ये मिलकर बना रहे हैं। ठीक है, कॉम्बिनेशन है। अभी ये डायग्राम बिल्कुल मत समझो अभी, क्योंकि ये समझ में नहीं आएगा। मैं एक एक अरेंजमेंट बहुत डिटेल में बताऊंगा तो आपको ये पूरा डायग्राम समझ में आएगा। ठीक है, अभी ये जितना डायग्राम आपको दिखा रहे हैं, जितना भी डायग्राम दिखा रहे हैं, ये सिर्फ आपको गैल्वेनिक सेल दिखा रहे हैं। इसके ऊपर वो एक अरेंजमेंट हल्का सा और करेंगे, वही चार्जर वाला अरेंजमेंट, चार्जर लगाने का। और जैसे ही वो अरेंजमेंट करेंगे तो पूरा सेल फिर बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। ठीक है, अभी सिर्फ गैल्वेनिक सेल है, और अभी गैल्वेनिक सेल में नहीं बता रहा हूं मैं, तो पूरा एक अरेंजमेंट बता रहा हूं, फिर उसके टुकड़े टुकड़े करूंगा। उसमें गैल्वेनिक सेल अलग बताऊंगा और फिर आपको उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल अलग बताऊंगा। क्लियर हो गया? पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि इसमें डेफिनेशन है और इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बताया कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जल्दी से स्क्रीनशॉट लो, खींच लिया फोटो। अब समझना बात को कि कैसे चार्जिंग होगी और कैसे डिस्चार्जिंग होगी, केस बाय केस समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला केस जो तुम्हारे सामने रख रहा हूं वो ये केस है। अब तुम बोलोगे सर यहां क्या केस है, समझ में कुछ आ नहीं रहा। देखो पहले अभी तुमको जो दिखाया गया है, नीचे दो कंटेनर दिखाए गए, ये डिवाइस देखो तुम, ये दो कंटेनर दिखाए गए। इस कंटेनर में नमक का पानी भरा हुआ है, दोनों कंटेनर में नमक का पानी है। कौन सा नमक? ये घर में यूज होने वाला देश का नमक, टाटा नमक नहीं भाई। टाटा नमक है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, वो भी यूज करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल उसको यूज नहीं किया है। अभी जो नमक यूज किया गया है, उस नमक में वही मेटल इस्तेमाल किया गया है जिसकी रॉड इसके अंदर डिप्ड है, जिसकी रॉड इसके अंदर डिप्ड है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारे जो लेफ्ट हैंड साइड तुम्हें कंटेनर दिख रहा है, उस लेफ्ट हैंड साइड कंटेनर में जिंक की रॉड डाली गई है। अब वो जिंक की रॉड जिसमें डिप्ड कर रखी है, वो नमक का जो सोल्यूशन है, उस नमक के सोल्यूशन में जिंक का आयन होना चाहिए, मतलब उसमें जिंक एज अ मेटल होना चाहिए। तो वो नमक यूज कर लिया ZnSO4। कौन सा नमक यूज कर लिया? ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट। ठीक है, तो जिंक सल्फेट यहां पर उन्होंने यूज कर लिया। दूसरा जो तुम्हें कंटेनर दिख रहा है, जहां पर आप देख रहे हो कि कॉपर की रॉड है, दिस इज कॉपर रॉड, और कॉपर की रॉड जिस सॉल्यूशन में डाला गया, जिस नमक में डाला गया है, दैट इज कॉपर सल्फेट CuSO4। कॉपर का आयन होना चाहिए उसमें, तो यानी कि ऐसा नमक जिसमें कॉपर का आयन हो, तो उन्होंने कॉपर सल्फेट ले लिया और उसको पानी डालकर सॉल्यूशन बना लिया और खेल कर दिया। इन दोनों कंटेनर को एक ऐसा कुछ पाइप टाइप का दिख रहा होगा, यूट्यूब पाइप टाइप का। यूट्यूब मतलब वो नहीं जो जिस पर तुम अभी वीडियो देख रहे हो, यू शेप्ड का ट्यूब, यू शेप का ट्यूब। ये सॉल्ट ब्रिज होता है। अभी छोड़ दो ये सॉल्ट ब्रिज का क्या काम है, ये सॉल्ट ब्रिज का काम मैं तुमको अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज की हम लोग बात करेंगे।
और याद रखना फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे स्कूल के माट साहब और माट साहिबा के लिए। मतलब तुम्हारे स्कूल के माट साहब और माट साहिबा 100% ये सवाल पूछते हैं कि आप बताओ कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में या गैल्वेनिक सेल में सॉल्ट ब्रिज का क्या रोल रहता है। वो मैं तुमको अलग से वीडियो में बताऊंगा, उसके लिए घबराने की अभी बात नहीं है। ये सॉल्ट ब्रिज हो गया। ये जो दो रॉड्स दी गई हैं जिंक और कॉपर की, दे आर कनेक्टेड वाया वायर। अब कौन से वायर की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। ये वायर, ये इनने गैल्वेनोमीटर लगा दिया बीच में जस्ट टू शो द डिफ्लेक्शन कि ये डिफ्लेक्शन करेगा, और फिर ये एक उनने वायर कनेक्ट कर दिया, ये वायर कनेक्ट कर दिया। ठीक है, ये इतना हो गया आपका एक सेल। और इतना ही, ये जो पिंक कलर के मार्कर से मैंने जितना तक हाईलाइट किया है, इतना ही आपको पिछले वाली स्लाइड में मैंने आपको दिखाया था। मैंने कहा था अभी इसको इग्नोर करो, अभी समझ में नहीं आएगा, इसके ऊपर एक और अरेंजमेंट होगी। देखो जितना मैंने पिंक कलर से हाईलाइट किया है, इवन सॉल्ट ब्रिज को भी इंक्लूड कर लो, तो ये जितना मैंने हाईलाइट किया है, इतना ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज ओनली गैल्वेनिक सेल। मतलब ये जो अरेंजमेंट है ये सिर्फ गैल्वेनिक सेल है। और यही अरेंजमेंट तुम्हें पहले भी दिखी होगी। देखो देखो इतनी अरेंजमेंट तुमको दिख रही है, ऊपर इसके कुछ नहीं है ना। ये देखो, ये वो वायर है जो मैंने अभी पिंक कलर का हाईलाइट किया है। क्लियर हो गया? इसमें बस उन्हें गैल्वेनोमीटर नहीं दिखाया, अदरवाइज उसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा सकते हो दिखाने के लिए कि हाँ भैया करंट आ गया। क्योंकि ऐसे छूकर तो नहीं पता करोगे कि वायर को छूकर देख लेते हो करंट आया कि नहीं आया, छूना नहीं वायर को। हाँ, तो तुम क्या करोगे, गैल्वेनोमीटर लगाओगे जो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, तो ये आपको डिफ्लेक्शन के तौर पे होगा। समझ पड़ी मेरी बात? ठीक है, तो ये गैल्वेनोमीटर था और इसमें मैंने गैल्वेनोमीटर को हाईलाइट कर दिया। ये इतना गैल्वेनोमीटर है आपका, दिस इज अ गैल्वेनोमीटर, सॉरी दिस इज अ गैल्वेनिक सेल, माय मिस्टेक, दिस इज गैल्वेनिक सेल। ठीक है, इतना मैंने जो दिखाया है इसमें ये पूरा गैल्वेनिक सेल है, और इतना जो मैंने हाईलाइट किया है दिस इज अ गैल्वेनिक सेल। अब इसके ऊपर मैंने एक अलग से अरेंजमेंट करी है जो साफ साफ आपको दिखाई दे रही है। कौन सी अरेंजमेंट? ये एक वायर गया है जो वेरिएबल रेजिस्टेंस के पास गया है। दिस इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, मतलब इसमें रेजिस्टेंस को आगे पीछे कर सकते हो, कम ज्यादा कर सकते हो, इसलिए इसको रियोस्टेट कहते हैं। दिस इज अ रियोस्टेट, फिजिक्स के माट साहिबा आपको बताएंगे। और ये जो चीज मैंने बताई है यहां से, ये पूरी चीज, ये जो पार्ट है, देखो यहां एक बैटरी भी लगा दी, सेल लगा दिया। ये जो पार्ट है, ये पार्ट आपका है पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। ये जो पार्ट है ये है आपका पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का। मतलब ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, ये जो पार्ट हो गया यहां से यहां तक, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। दिस इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये जो नीचे का मैंने पार्ट बनाया है, यहां से लेकर यहां तक, पूरा नीचे तक, क्लियर हो गया? ये जो पूरा पार्ट हो गया, दिस इज गैल्वेनिक सेल। दिस इज गैल्वेनिक सेल। तो ये आपका गैल्वेनिक सेल हो गया, ये हो गया आपका गैल्वेनिक सेल। तो ऊपर का हिस्सा इलेक्ट्रोलिटिक सेल और ये आपका गैल्वेनिक सेल। क्या ये दोनों एक ही अरेंजमेंट में दिख रहे हैं? हां सर, बस आपने ये ऊपर कुछ वायर और कुछ वेरिएबल रेजिस्टेंस और एक बैटरी एक्सटर्नल डाल दी। वायर, वेरिएबल रेजिस्टेंस और बैटरी ये ऊपर से डाल दिया, जो कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल का पार्ट है, बस इसी में जोड़ दिया। तो ये एक ही अरेंजमेंट में दोनों चीजें हुई हैं, तो टुगेदर दे आर कंसिडर्ड टू बी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। मतलब ये चीज और ये चीज मिलकर बना रही है इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो ये पूरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया, ये आपका पूरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो गया। अब कब मुझे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करवाना है इस अरेंजमेंट से, और कब मुझे गैल्वेनिक सेल की तरह काम करवाना है इस अरेंजमेंट से, वो सिर्फ इस बात पे निर्भर है कि जो बैटरी में लगा रहा हूं वो बैटरी का वोल्टेज कितना है। समझना मेरी बात को। कब मुझे इस अरेंजमेंट से
गैल्वेनिक सेल की तरह काम निकलवाना है और कब इस अरेंजमेंट से मुझे इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम निकलवाना है। बोले तो कब मैं चाहता हूं कि मेरी बैटरी डिस्चार्ज हो और कब मैं चाहता हूं कि मेरी बैटरी चार्ज हो। यह इस बात पे निर्भर है कि जो एक्सटर्नली जो मैं अरेंजमेंट कर रहा हूं उसमें इस्तेमाल करने वाली बैटरी का वोल्टेज कितना है, जिसको मैं एक्सटर्नल वोल्टेज भी बोल सकता हूं। और वो एक्सटर्नल वोल्टेज डिसाइड करेगा कि इस समय पूरा अरेंजमेंट किसकी तरह काम करेगा। और ये एक्सटर्नल वोल्टेज यानी कि एक्सटर्नल बैटरी मेरे हाथ में, ये पूरे तरीके से मेरे हाथ में। मतलब मैं अपने हिसाब से कोई भी बड़ी बैटरी लगा दी तो बड़ा वोल्टेज लगा सकता हूं, छोटी बैटरी लगाकर छोटा वोल्टेज भी लगा सकता हूं, ये मेरे हाथ में। और यही वोल्टेज की वैल्यू डिसाइड करेगी कि पूरा अरेंजमेंट किसकी तरह काम करेगा। अब समझना, अब केसेस समझना। केस वन, केस वन क्या बना रहा हूं, ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर मैं सिर्फ गैल्वेनिक सेल की बात करूं, अभी मैं ऊपर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल छुपा दूं, ऊपर का अरेंजमेंट, सिर्फ गैल्वेनिक सेल की बात करूं तो एक चीज मानते हो, ये केमिकल्स रिएक्शन करेंगे। ये जिंक सल्फेट में जो डूबा है, कॉपर सल्फेट में जो डूबा है, दे ऑल विल गोइंग टू रिएक्ट विथ ईच अदर एंड देयर इज अ वायर कनेक्टेड बिटवीन द टू। इनके बीच में एक वायर भी कनेक्टेड है जिसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। देखो इलेक्ट्रॉन जा रहा है। एक बात तो कंफर्म है कि इसके अंदर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन आएगा, यानी कि इसके अंदर करंट आएगा, यानी कि इसकी कोई वोल्टेज की वैल्यू होगी अक्रॉस दीज वायर्स, क्योंकि करंट बिना वोल्टेज के नहीं प्रोड्यूस हो सकता। क्योंकि हमें ओम साहब ने कहा था अपने एक नियम में, ओम्स लॉ में, और उनने कहा था कि भाई साहब करंट उतना ही प्रोड्यूस होगा जितना वोल्टेज उसके अक्रॉस अप्लाई करोगे। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 अप्लाई करते हो, कोई डिफरेंस नहीं है दोनों के पोटेंशियल पे, तो कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। यह बात लिख कर ले लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं कह रहा हूं करंट फ्लो हो रहा है, मतलब वोल्टेज तो होगा ना, तभी तो करंट फ्लो हो रहा है। तो यहां पर अगर तुम वोल्ट मीटर लगाओ, गैल्वेनोमीटर के साइड में एक वोल्ट मीटर लगाओ, तो तुम्हें वोल्टेज की रीडिंग भी आएगी। वो वोल्टेज की रीडिंग इस गैल्वेनिक सेल की इन केमिकल्स की वजह से निकलकर आती है। ध्यान से सुनना, निकलकर आती है 1.1 वोल्ट। कितनी निकलकर आती है? अगर यहां तुम वोल्ट मीटर लगाते हो तो कितनी निकलकर आती? 1.1 वोल्ट। सर एक मिनट, जिंक सल्फेट में जब डूबा होगा, कॉपर सल्फेट में जब डूबा होगा, ऊपर का अरेंजमेंट गया भाड़ में। अगर सिर्फ ये गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट देखें तो इसमें आप कह रहे हो करंट ड्रॉ होगा, क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं कॉपर की तरफ और वो इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो वायर में करंट डेवलप होगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन इसका प्रमाण है, इसका साक्षी बनेगा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन है तो करंट होगा, और करंट अगर होगा तो 100% सर वोल्टेज भी होगा। ये भी आप कह रहे हो, बिल्कुल। और वोल्टेज की रीडिंग के लिए आप वोल्ट मीटर लगा सकते हो, और वोल्ट मीटर की वैल्यू कितनी आएगी? 1.1 वोल्ट। सर एक मिनट, ये आपको कैसे पता एग्जैक्ट 1.1 आएगी? ये तुम्हें भी थोड़े 1-2 वीडियो के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि जिंक और कॉपर का अरेंजमेंट हमेशा 1.1 का वोल्टेज ही आउटपुट देता है। अच्छा, मतलब सर जिंक और कॉपर मेटल की जगह अगर कोई दूसरा मेटल, सर लिथियम का मेटल और आयरन का मेटल यूज कर लेते तो वोल्टेज की वैल्यू कुछ और आती। सर लिथियम का और कॉपर का यूज कर लेते तो वोल्टेज की वैल्यू कुछ और आती। सर जिंक और आयरन का यूज तो वोल्टेज की वैल्यू कुछ और आती। मतलब जो मेटल तुम ले रहे हो ना, वो मेटल डिसाइड करेगा गैल्वेनिक सेल में कि गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज क्या निकालना है। क्योंकि वो तुम केमिकल से जो गैल्वेनिक सेल में ले लोगे, और गैल्वेनिक सेल में तुम केमिकल्स बदल रहे हो, जिंक कॉपर मेटल बदल रहे हो, और नीचे जो सॉल्ट है वो भी फिर बदलेंगे, क्योंकि उसका मेटल ही लोगे, तो फिर उसका आउटपुट भी बदलेगा। मतलब आउटपुट में बदलाव दिखेगा, आउटपुट में आपको चेंज दिखेगा। और अगर तुम जिंक लेते हो डूबा हुआ है जो जिंक सल्फेट में, और दूसरी तरफ कॉपर लेते हो जो डूबा है कॉपर सल्फेट में, तो लिखकर ले लो मेरी बात, वोल्टेज 1.1 होगा। और बाकायदा मैं ये वोल्टेज की वैल्यू निकालना भी सिखाऊंगा तुमको, लेकिन उसके लिए 1 या 2 वीडियो का तुम्हें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए हमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में मैं तुम्हें खुद बताऊंगा 1.1 कैसे निकला। अभी मन में अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो ऊपर स्टार बनाकर एक बात लिख लो कि
कैसे, हिंदी में लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, हाउ द वोल्टेज आउटपुट ऑफ गैल्वेनिक सेल इज 1.1 वोल्ट। और यह सवाल मन में जरूर रखना, क्योंकि मैं सवाल का जवाब अपने आने वाले वीडियोस में दूंगा। ठीक है, कि कैसे गैल्वेनिक सेल जो जिंक और कॉपर से बना हुआ है, वो गैल्वेनिक सेल का वोल्टेज 1.1 ही आएगा। लेकिन अभी मेरी बात पे यकीन तुम्हें करना होगा, 1.1 वोल्टेज तुम्हें मानना पड़ेगा। ठीक है, तो 1.1 वोल्टेज मुझे मालूम है बहुत बड़ा वोल्टेज नहीं है, और जब वोल्टेज बहुत बड़ा नहीं है तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, तो करंट बहुत बड़ा नहीं मिलेगा, क्योंकि जितना वोल्टेज उसी हिसाब से करंट डेवलप होगा। तो 1.1 वोल्टेज कम वोल्टेज है, लेकिन है तो सही, करंट मिलेगा तो सही। और ऐसे अरेंजमेंट तुम बहुत सारे कर लो, तो जैसे 10 कर लिए तो 1.1 इंटू 10 11 वोल्टेज मिल जाएगा, 100 कर लिए तो 110 वोल्टेज मिल जाएगा। कंसेप्ट क्लियर हो रहा है? तो ऐसे वोल्टेज बढ़ेगा बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, जिसको आप बैटरी कहते हो। ये तो एक सेल है, ऐसे बहुत सारे सेल जब इकट्ठे हो जाएंगे तो क्या बन जाएगी ये बैटरी। तो वो बैटरी का तो वोल्टेज बड़ा वोल्टेज होगा, जिससे बड़ा करंट निकलेगा। ये तो हमने सिर्फ एक उस बैटरी का एक छोटा सा हिस्सा लिया जो कि एक सेल है। क्लियर हुआ? तो ये 1.1 है। अब अभी सुनना, अभी केस नहीं बना है मेरा, अभी केस तो बनेगा बाबू। अभी केस फर्स्ट पे तो मैं आऊंगा, अभी केस पर आया नहीं हूं। अभी तो सिर्फ नीचे का पिंक कलर का जो मैंने तुम्हारे सामने स्ट्रक्चर रखा है, जो कि गैल्वेनिक सेल है, उसका वोल्टेज बताया 1.1 वोल्ट। अब इसके ऊपर मैंने ये एडिशनल अरेंजमेंट किया है, येलो कलर का जो अरेंजमेंट तुम्हें दिख रहा है, ठीक है, उसमें मैंने एक बैटरी लगाई है, जिस बैटरी का वोल्टेज मेरे हाथ में, क्योंकि ये तो मैं मार्केट से लेकर आता हूं भाई, ये बैटरी तो मैं घर से लाया हूं, अपने मार्केट से लाया हूं, दुकान से लाया हूं, और मेरी मर्जी में कितनी बड़ी बैटरी ले आऊं। और केस यही बनेगा कि मान लो जो बैटरी मैं लेकर आया हूं, उस बैटरी का वोल्टेज, मान लो जो बैटरी मैं लेकर आया हूं, उस बैटरी का वोल्टेज 1.1 वोल्ट से कम है, 1.1 वोल्ट से कम है, when external voltage is less than 1.1 वोल्ट। 1.1 ही को क्यों माना बेंचमार्क? क्योंकि नीचे वाला अरेंजमेंट 1.1 वोल्टेज का आउटपुट देता। अगर तुम सिर्फ नीचे वाला यूज करते, मतलब इतना करंट तुम्हें मिलता, ये कब होता? जब वो सेल डिस्चार्ज हो रहा होता। लेकिन अब तुमने एक एडिशनल अरेंजमेंट करा, और उस अरेंजमेंट में अभी वोल्टेज जो है वो 1.1 से कम है। कुछ भी हो सकता है, 1.0 हो सकता है, 0.9 हो सकता है, 0.8 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 0.1 हो सकता है, इवन 0 भी हो सकता है। ऊपर तुमने कोई बैटरी लगाई है, लेकिन उसका वोल्टेज 0 है, मतलब लगाई हो या नहीं लगाई हो, बात एक ही हो गई, क्योंकि उस बैटरी का खुद का कोई वोल्टेज नहीं है। 0 वोल्ट अगर तुम लगाते हो तो, क्योंकि 1.1 से कम तुम कुछ भी रख सकते हो। उस सूरत में ये वाला जो हिस्सा होगा, ये डोमिनेटिंग नहीं हो सकता। व्हाई इट इज नॉट डोमिनेटिंग? क्योंकि इसका जो वोल्टेज तुम लगा रहे हो, वह उस वोल्टेज से कम है जो हमें नीचे वाले, यानी कि गैल्वेनिक सेल के अरेंजमेंट से मिल रहा है। गैल्वेनिक सेल के अरेंजमेंट से कितना मिल रहा है? 1.1 वोल्ट। और तुम कितना लगा रहे हो? उससे कम। उससे कम कुछ भी हो सकता है, मैं तो कहता हूं तुम 0.1 लगा लो। तो ऊपर वाला हिस्सा डोमिनेटिंग नहीं हो सकता, नीचे वाला हिस्सा डोमिनेटिंग होगा। इसका मतलब पूरा अरेंजमेंट इस नीचे वाले के हिसाब से चलेगा। बोले तो किसके हिसाब से चलेगा? गैल्वेनिक सेल के हिसाब से चलेगा। संपट पड़ी मेरी बात? मतलब ये पूरा अरेंजमेंट है तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्योंकि दोनों है, गैल्वेनिक और इलेक्ट्रोलिटिक। लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक तुम्हारे हाथ में वोल्टेज रखना, और तुमने वोल्टेज रखा 1.1 से कम। तो जब 1.1 से कम रखा तो नीचे का अरेंजमेंट डोमिनेटिंग हो गया ऊपर के अरेंजमेंट के मुकाबले, और नीचे का अरेंजमेंट है गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट। मतलब पूरा जो सेल काम करेगा वो एज अ गैल्वेनिक सेल काम करेगा। संपट पड़ी मेरी बात? इट वर्क्स एज अ गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। और ये जो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करने वाली बात है, ये जो गैल्वेनिक सेल की तरह काम करने वाली बात है, ये तुम तब भी देख सकते हो, ये तुम तब भी देख सकते हो, ये तुम तब भी देख सकते हो जब तुम 0 वोल्ट की बैटरी लगाओगे।
तो 0 वोल्ट की बैटरी में नीचे की तरह काम करेगा, मतलब ऊपर का कोई रोल नहीं है, ऊपर कोई करंट फ्लो नहीं होगा, जैसा काम चल रहा था वैसा चलेगा। अब नीचे वाला सेल की तरह काम करना मतलब केमिकल्स का खत्म होंगे, केमिकल्स खत्म होंगे। कौन सा? मेनली जिंक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव कर रहा है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम जिंक टू कॉपर, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अब मन में यह सवाल भी आ रहा होगा, सर इलेक्ट्रॉन्स व्हाई दे आर मूविंग ओनली फ्रॉम जिंक टू कॉपर? सर कॉपर से जिंक भी तो जा सकते हैं। मैंने कहा ना, इसका जवाब तुम्हें 1-2 वीडियो के बाद मिलेगा, जब 1.1 वोल्टेज जिसमें बताऊंगा ना, उसी वीडियो में यह बात भी बताऊंगा कि इलेक्ट्रॉन जब जिंक और कॉपर का अरेंजमेंट होगा तो हमेशा जिंक से निकलेंगे और कॉपर की तरफ ही जाएंगे। संपट पड़ी मेरी बात? किस तरफ, किससे निकलेंगे? जिंक से निकलेंगे और किस तरफ जाएंगे? कॉपर की तरफ। तो ये आपको इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट देखने को मिलेगा। दिस इज व्हाट यू आर हैविंग एज अ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इसका मतलब क्या हुआ? सर जिंक खुद को ऑक्सीडाइज करेगा। बिल्कुल सही, क्योंकि जिंक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रहा है तो ये ऑक्सीडाइज करेगा। और सर कॉपर खुद को रिड्यूस करेगा, मतलब कॉपर खुद को क्या करेगा? रिड्यूस्ड करेगा। जिंक खुद को क्या करेगा? ऑक्सीडाइज। और कॉपर खुद को क्या करेगा? रिड्यूस, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। और जिंक से कॉपर लगातार इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ऊपर कुछ नहीं होगा, ऊपर के वायर में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को लगेगा ये वोल्टेज ज्यादा है तो इसके अक्रॉस चलो, वो इसके अक्रॉस जाएंगे। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या चाहते हैं? सर पोटेंशियल डिफरेंस हो। सर हम जहां से जा रहे हैं और जहां पर जा रहे हैं उन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो, और जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा हम उतना तेजी से भागेंगे, इलेक्ट्रॉन ये कहते हैं। अब हमने कहा कि सर ऊपर तो वोल्टेज ना के बराबर है, क्योंकि या तो 0 या 1.1 से कम है, तो इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने से ही मना कर देंगे। सर हम पागल है कि हम ऊपर जाएंगे जहां पोटेंशियल डिफरेंस कम है? हम तो ये सीधे सीधे जाएंगे ना जहां पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि नीचे वाले अरेंजमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 1.1 वोल्ट। 2 वीडियो के बाद समझ में आएगा क्यों 1.1, लेकिन अभी मानकर चले 1.1 है। संपट पड़ रही है मेरी बात? तो इलेक्ट्रॉन यहां से यहां मूव करेगा फ्रॉम जिंक टू कॉपर। लेकिन जो करंट कहता है वो ये कहता है कि मैं इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करूंगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम जिंक टू कॉपर, देन करंट विल मूव फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो इलेक्ट्रॉन भले ऐसे जा रहा है, लेकिन ये देखो करंट, ये देखो आप करंट, करंट जो है वो तुमको इस तरफ मूवमेंट में दिख रहा है ये करंट। दिस इज द मूवमेंट ऑफ करंट। ये करंट तुम्हारा यहां पर मूव कर रहा है। कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये करंट तुम्हारा यहां पर मूव कर रहा है, ये देखो ये करंट है विच इज मूविंग फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो करंट का जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है, कॉपर से जिंक। इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो किस डायरेक्शन में हो रहा है? जिंक टू कॉपर। क्लियर? तो this will be done when the lower part is dominating. Lower part means what? Galvanic cell का arrangement is dominating, और cell will work as a galvanic cell। और galvanic cell कब काम करता है? डिस्चार्जिंग में या चार्जिंग में? डिस्चार्जिंग में। पिछले वीडियो में हमने, पिछले स्लाइड में हमने देखा है किस में काम करता है? डिस्चार्जिंग में। तो ये चीज डिस्चार्जिंग में होगी, तो दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। क्या होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केस 1 में? क्या होगा ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग केस 1 में? तो ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग करंट, इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कहां से कहां? जिंक से कॉपर की तरफ, क्योंकि जिंक अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है, कॉपर अपने आप को रिड्यूस कर रहा है। तो जिंक फ्रॉम जिंक टू कॉपर, फ्रॉम जिंक टू कॉपर। जबकि करंट जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, आई विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, and the whole arrangement will behave as if it's a galvanic cell. The whole arrangement will
वर्क एज गैल्वेनिक सेल। तो जो पूरा अरेंजमेंट होगा वो किसकी तरह काम करेगा? इट वर्क्स एज अ गैल्वेनिक सेल, लोअर पार्ट की तरह काम करेगा। ऊपर इलेक्ट्रॉन का कोई काम नहीं, क्योंकि आपने बैटरी ऊपर जो लगाई है 1.1 से कम लगाई है, जो नीचे से मिल रही है उससे कम लगाई है। तो होल अरेंजमेंट विल वर्क एज अ गैल्वेनिक सेल। इट मींस द सेल विल गोइंग टू डिस्चार्ज। मतलब अभी आपका इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि सेल चालू कंडीशन में, मतलब सेल जो है वो डिस्चार्ज हो रहा है, मतलब सेल के अंदर जो केमिकल भरा है वो केमिकल खत्म हो रहा है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। क्या मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। करंट मिल गया ना आपको। यही चीज ऊपर लिखी हुई है, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो फ्रॉम जिंक रॉड टू कॉपर रॉड, हेंस करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। करंट फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक। दूसरी बात, जिंक डिसॉल्व्स, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो जिंक की जो रॉड है ये अपने आप को गला लेगी, क्योंकि बोलेगी मेरा इलेक्ट्रॉन तो गया कॉपर के पास, जिंक से निकल रहे, कॉपर के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो जिंक की रॉड अपने आप को गला लेगी और गला गलाकर अपने नमक के सॉल्यूशन में गल जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो इट डिसॉल्व्स एंड इट डिसॉल्व्स एट एनोड। दिस एंड इज कॉल्ड एज एनोड। अब ये एंड क्यों एनोड बोलते हैं इस पर अभी मैं आता हूं, बात करता हूं। बट द कॉपर डिपॉजिट्स एट कैथोड। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं? कॉपर को। तो कॉपर की रॉड के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, तो यहां जो कॉपर के आयन से नमक में, वो सब भी कॉपर पे जा रहे होंगे कि चलो वह भंडारा और इलेक्ट्रॉन का, अपन भी उस रॉड की तरफ चले। जिंक की रॉड तो खत्म हो रही होगी, क्योंकि जिंक के इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जिंक अपने नीचे नमक के सोल्यूशन में जा रहा होगा गल गल के। लेकिन वो इलेक्ट्रॉन किसको मिल रहे हैं? कॉपर को। तो कॉपर के जो नमक के आयन से वो भाग रहे होंगे अब कॉपर की तरफ, कि वहां इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, +2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स, +2 इलेक्ट्रॉन्स, तो इस पर इलेक्ट्रॉन आ गए, इस पर चिपक गए रॉड पर, तो सारे कॉपर के आयन इस पर भाग रहे होंगे और ये रॉड को मोटा कर रहे होंगे। क्लियर है? लेकिन मुद्दे की बात यह नहीं है कि हमें कॉपर रॉड मोटी होती हुई दिख रही है, मुद्दे की बात यह कि हमें करंट मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस जिंक से कॉपर, करंट मूव कर रहा है कॉपर टू जिंक। और पूरा अरेंजमेंट किसकी तरह? गैल्वेनिक सेल, यानी कि सेल अभी अपनी वर्किंग कंडीशन में, यानी कि सेल डिस्चार्ज हो रहा है। अब एक टाइम आएगा जब ये जिंक की रॉड पूरी खत्म हो जाएगी, क्योंकि जिंक की रॉड गल रही है ना बाबू, तो जिंक की रॉड पूरी खत्म हो जाएगी, गल गल के यहां सब कुछ खत्म हो गया जिंक। अब वो जिंक बचा ही नहीं, तो वो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? जिंक की रॉड से इलेक्ट्रॉन निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए, निकल गए, अब जिंक खत्म, रॉड ही खत्म, गल गल के पूरी गल गई। अब जिंक ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन कहां से जाएंगे? तब तुम्हारे मोबाइल की जो बैटरी है वो हो रही होगी 0। तब तुम्हारे मोबाइल की जो बैटरी है वो हो रही होगी 0 की तरफ अप्रोच, और तुम्हारा जो घर में इन्वर्टर लगा है वो करने लगा होगा, बीप बजाने लगा होगा, अलार्म साउंड दे रहा होगा कि भैया मैं भी डिस्चार्ज हो रहा हूं, मैं कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाऊंगा। तो ये कंप्लीटली डिस्चार्ज होगा उस कंडीशन पे। दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज केस 1। तो केस 1 सबको संपट पड़ा। क्या करना था केस 1 में? ऊपर का कोई अरेंजमेंट करना ही नहीं था तो उसमें बैटरी 0 लगा दो, तो ऊपर का अरेंजमेंट नल हो गया, 0 हो गया। और जब ऊपर का अरेंजमेंट नल हो गया तो सब कुछ नीचे का अरेंजमेंट पर निर्भर हुआ। नीचे का अरेंजमेंट गैल्वेनिक सेल था, सेल उस समय डिस्चार्ज हो गया। क्लियर है? जल्दी से भाई साहब इसकी फोटो खींचे लपक के, क्योंकि फिर इसके बाद हम लोग केस 2 पर चर्चा करेंगे। अभी तो एक केस 1 था, इसके बाद हम केस 2 पर चर्चा करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट खींचे इसका। तो संपट पड़ा केस 1। मतलब केस 1 कुछ नहीं है, तुम्हारा मोबाइल जब तुम यूज कर रहे हो चार्जर से हटाकर, तो जब तुम मोबाइल यूज कर रहे हो उस समय जो उसकी बैटरी वर्किंग में आ रही है वो ये चीज है, वो ये है केस 1। अब अपन आते हैं अगले केस, बोले तो केस 2 पर। केस 2 क्या बड़ा रोचक केस है। केस 2 ये बोलता है कि सर अगर हमने वही बैटरी लगा दी जितना वोल्टेज हमें नीचे वाले अरेंजमेंट से मिल रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलिटिक सेल का तो हमारे हाथ में खेल है, वो तो हम बना रहे हैं, तो सर हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल कुछ इस तरीके से बनाएं कि वोल्टेज की बैटरी उतनी लगा दे जितनी नीचे गैल्वेनिक सेल में मिल रही है। मतलब केस 2 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना। केस 2 ये कह रहा है कि एक्सटर्नल बैटरी इज इक्वल टू 1.1 वोल्ट। मतलब भाई साहब आपने जो ऊपर बैटरी लगाई है
वो ऊपर जो बैटरी लगाई है उसका वोल्टेज उतना ही है जितना नीचे वाली बैटरी आपको दे रही है। नीचे वाली बैटरी आपको कितना वोल्टेज दे रही थी? देखो जिंक और कॉपर ही है भैया, नीचे वाली बैटरी कितना वोल्टेज दे रही थी आपको? सर जिंक और कॉपर है तो आप ही ने कहा याद रखना 1.1, बिल्कुल सही 1.1 दे रही है। मतलब नीचे वाली जो बैटरी है उसका जो वोल्टेज है वो है 1.1 वोल्ट। और अब आपने क्या करा? आपने ऊपर वाला वोल्टेज भी लगा दिया, ऊपर वाली बैटरी भी लगा दी, कितनी? 1.1 वोल्ट। मतलब ऊपर वाली बैटरी भी आपने लगा दी कितनी? 1.1 वोल्ट। समझ गए ना? नीचे वाला और ऊपर वाला। ऊपर वाला बोले तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का अरेंजमेंट, और नीचे वाला बोले तो गैल्वेनिक सेल का अरेंजमेंट। तो आपने वही चीज कर दी कि ऊपर वाला वोल्टेज जो बैटरी आपके हाथ में, क्योंकि ये आप लाते हो, अपनी मर्जी से लाते हो, और इस बार वो मर्जी चला दी जो नीचे वाले ने चलाई। मतलब नीचे वाला कहता है मैं 1.1 का दूंगा, आपने भी बैटरी 1.1 की लगा दी। तो ये बन गया आपका केस 2। ये बन गया आपका केस 2। क्या बन गया केस 2 में? व्हेन ई एक्सटर्नल, बोले तो एक्सटर्नल वोल्टेज E external is equal to 1.1 volt, is equal to 1.1 वोल्ट। ये बन गया आपका केस 2। अब क्या होगा सोचो। इलेक्ट्रॉन भैया आए, अब इलेक्ट्रॉन भैया बोले यार हम तो वहां दौड़ेंगे जहां वोल्टेज ज्यादा होगा, हम तो उस वायर के थ्रू दौड़ेंगे जहां पर वोल्टेज ज्यादा होगा। लेकिन अब पता है समस्या क्या है इस इलेक्ट्रॉन के लिए? अब इस इलेक्ट्रॉन के लिए समस्या यह है कि ये कंफ्यूजन में आ गया। ये बोले यार ऊपर जाऊंगा तो भी 1.1 का वोल्टेज है, नीचे से जाऊंगा तो भी 1.1 का वोल्टेज है। समझ पड़ रही है मेरी बात? मतलब ये इलेक्ट्रॉन इस जॉइंट पर आकर, जॉइंट समझ रहे हो? ये वो जॉइंट है क्योंकि यहां से एक वायर गया गैल्वेनिक सेल में और एक वायर घुस गया ऊपर यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में। समझ पड़ी? तो ये इलेक्ट्रॉन अब कंफ्यूजन पे आ गया, टी पॉइंट पे खड़ा। टी पॉइंट समझ गए? अब बोले मैं टी पॉइंट पर आ गया हूं, लेकिन इस साइड से जाऊं या इस साइड से जाऊं? समझ पड़ी मेरी बात? तो बताओ इलेक्ट्रॉन अब कहां से जाएगा? इलेक्ट्रॉन बोलेगा यार ये इतनी कंफ्यूजन कर रहे हैं, ये बोलता है यहां से जाओ, ये बोलता है यहां से जाओ, क्योंकि दोनों जगह से बात बराबर है 1.1 की। और मैं अब इतना कंफ्यूज हो गया हूं कि भाड़ में जाए ये दोनों रास्ते, मैं तो चुपचाप वापस जिंक के साथ ही रह लेता हूं। मैं तो वापस जिंक के साथ ही रह लेता हूं। तो इलेक्ट्रॉन बोलेगा जिंक भैया आप ही मेरे सगे हो, मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं वहीं आपके साथ ही रहूंगा, क्योंकि जब निकलता हूं तो टी पॉइंट पर आकर मेरे को दो रास्ते दिखते हैं और दोनों कहते हैं 1.1 वोल्टेज। तो मैं कहीं नहीं जाऊंगा, ना गैल्वेनिक सेल के थ्रू कैरी करूंगा, ना अपने आप को इलेक्ट्रोलिटिक सेल के थ्रू लेकर जाऊंगा, मैं आप ही के साथ रहूंगा। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से मना कर देता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से मना कर देता है। संपट पड़ी बात? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज्ड है, इस पॉइंट पर आकर इलेक्ट्रॉन कंफ्यूज्ड है, तो इलेक्ट्रॉन जिंक के साथ ही रहेगा। इस कंफ्यूजन को याद रखने के लिए एक छोटी सी स्टोरी समझो इस बात को। ये मैं और पहले भी एक बार मैंने स्टोरी बताई थी। एक बार क्या होता है, एक फ्रेंड रहता है, एक आदमी रहता है, उसका एक दोस्त होता है, उसका एक फ्रेंड रहता है। तो वो आदमी जो रहता है वो अपने घर में चूहों से बड़ा परेशान रहता है। उसके घर में चूहे और कोई काम नहीं कर रहा, वो चूहे मार दवा लाया, बहुत कुछ लाया, लेकिन चूहों का आतंक उसके घर पर अभी भी है। कपड़े फाड़ दिए, उसके जो घर में राशन पानी अनाज रखा था सब बोरियां फाड़ दी, सब फैला दिया। मतलब वो बहुत ज्यादा परेशान था चूहों से। तो वो अपने दोस्त के पास गया, अपनी परेशानी लेकर, बोलता है यार ऐसी ऐसी स्थिति है कि यार वो चूहा मेरी पकड़ में आ नहीं रहा है, तो मैं क्या करूं उस चूहे के लिए। तो उसका दोस्त उसको एक राय देता है, तुम एक काम करो, एक पिंजरा लाओ, ठीक है, एक केज लाओ रैट का, और उसमें तुम एक काम करो, काजू को फंसाओ। एक काजू लो और उसमें काजू फंसाओ, रोटी वोटी मत फंसाओ, क्योंकि रोटी की तरफ ज्यादा चूहे आकर, चूहे भी आजकल क्या होता है डिमांडिंग ज्यादा हो गए। उनने कहा काजू लो और काजू को फंसाओ और पिंजरा खुला हुआ छोड़ देना, सुबह उठकर देखना काजू के लालच में आपके चूहा जो होगा वो पिंजरे में आ जाएगा, तुम फेंकाना एक एक करके। बोलता है यार ठीक है, अच्छा आइडिया दिया, पिंजरा तो मेरे पास था लेकिन मैं अब तक रोटी रखता था, अब मैं काजू रखूंगा। रखा उनने काजू, भैया उस पे गए और रात में रख के सो गए। सुबह उठकर उनने देखा कि पिंजरे का मुंह खुला का खुला था, मतलब चूहा अंदर नहीं था, और काजू तो वो गायब था। वो सोचा यार ये क्या हुआ, मतलब चूहा काजू भी खा गया और पिंजरे में आया भी नहीं, गेट भी बंद नहीं हुआ, तो मतलब
क्या गड़बड़ है समझ में नहीं आया। वो फिर गया अगले दिन दोस्त के पास, दोस्त से बोलता है यार तूने आइडिया तो सही दिया था लेकिन यार वो काम नहीं करा, वो मेरा काजू भी चला गया, काजू भी खाकर चला गया और चूहा पिंजरे में आया भी नहीं। तो फिर वो दोस्त बोलता है हो सकता है यार चूहे को नमकीन से ज्यादा मीठा पसंद हो, तो तू एक काम कर, अब तू काजू की जगह किशमिश लगा। किशमिश समझ गए ना, ये सारे ड्राई फ्रूट्स हैं, और किशमिश को लगाकर देख, चूहा काजू को तो लेकर भागेगा लेकिन किशमिश खिंचेगी नहीं अच्छे से, जिसमें उसको टाइम लग जाएगा और तब शायद पिंजरा बंद हो जाए। तो उसने कहा ठीक है भाई मैं अगले दिन किशमिश लगाता हूं। तो अगले दिन फिर वो गया अपने घर पे, उसने अरेंजमेंट करे जहां उसको लगता था चूहे सबसे ज्यादा आते हैं, वहां पिंजरा रख दिया, उसमें किशमिश रख दिया, पिंजरा खोल कर देंगे। फिर सो गया रात में, सुबह उठकर फिर क्या देखा, वही चीज, पिंजरे का मुंह खुला हुआ है और किशमिश गायब है। वो फिर परेशान, अरे यार ये किशमिश भी खा गया और फिर पिंजरे में नहीं आया। फिर वो दोस्त के पास गया कि यार तेरा दूसरा आइडिया भी फेल हो गया, मैंने काजू की जगह किशमिश लगाया लेकिन चूहा नहीं आया। दोस्त भी परेशान, बोलता है यार ये चूहा तो बहुत तेज है यार, ये सारी चीजें खा भी रहा है और पिंजरे में आ भी नहीं रहा है। अब वो दोस्त उसको बोलता है भाई मेरे पास एक बहुत अच्छा उपाय है, तू सबसे पहले रात में सोना बंद कर और अब एक काम कर, दो पिंजरे ले, एक में काजू लगा एक में किशमिश लगा, दोनों एक दूसरे के आमने सामने रख दे। अब चूहा आएगा, चूहा एक पिंजरे में देखेगा काजू लगा हुआ है और दूसरे पिंजरे में देखेगा किशमिश लगा हुआ है। अब चूहा सोच में पड़ जाएगा, क्या पहले काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं, पहले काजू खाऊं कि किशमिश खाऊं, और इस सोच में वो कंफ्यूज होगा। जैसे ही कंफ्यूज होगा तू उसको पकड़ लेना। बात संपट पड़ी, जैसे ही वो सोचेगा तो वो रुका रहेगा वहां पर, तो तुम उसको बीच से पकड़ लेना और बीच से पकड़कर। कहानी का सार क्या है कि वो चूहा हमारा इलेक्ट्रॉन है कि यार अभी किस तरह से मूवमेंट दूं, गैल्वेनिक सेल की तरह मूवमेंट दूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह मूवमेंट दूं, गैल्वेनिक सेल की तरह दूं या इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह दूं। तो भाड़ में जाए दोनों मूवमेंट, मैं कुछ नहीं दूंगा, मैं वहीं रुक जाऊंगा। कहां रुक जाऊंगा, जिससे निकल रहा हूं। किससे निकल रहा हूं, यहां तो वो जिंक से निकल रहा है तो वो जिंक में ही रहेगा। इट मीन जिंक से इलेक्ट्रॉन की तरफ, जिंक से कॉपर की तरफ, सॉरी जिंक से कॉपर की तरफ आपको इलेक्ट्रॉन का कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देगा। और जब जिंक से कॉपर की तरफ आपको कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देगा तो इसका मतलब यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं होगा। मतलब आई की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल जीरो। आई यानी कि करंट की वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल जीरो। तो यही ये चीज लिखी हुई है क्या, कि नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और करंट, नो केमिकल रिएक्शन विल टेक प्लेस। तो ना ये अरेंजमेंट गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगी, ना ये अरेंजमेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल की तरह काम करेगी। यानी कि ये अरेंजमेंट बिल्कुल भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की तरह काम नहीं करेगी। ये अरेंजमेंट बिल्कुल भी इलेक्ट्रोलिटिक केमिकल सेल की तरह काम नहीं करेगी, क्योंकि कोई करंट फ्लो ही नहीं हो रहा। ये है केस 2। तो केस 2 में सिंपल अगर हमें लिखने को आएगा, जब हम सेम बैटरी लगा दे तो नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा। देयर विल बी नो करंट दैट विल गोइंग टू फ्लो। क्लियर हो गया? क्यों? क्योंकि दोनों वोल्टेज सेम है ना। आपने कंफ्यूज कर दिया उस इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कहीं नहीं होगा जब दोनों वोल्टेज सेम हो। और याद रखना, आपने अभी 1.1 लगाया क्योंकि जिंक और कॉपर का है। अगर कोई और मेटल हो जाएगा तो फिर वो वोल्टेज उसके हिसाब से लगाना, अगर तुम चाहते हो कोई करंट फ्लो ना हो तो। दिस वॉज केस 2। संपट पड़ा होगा, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसके बाद हम आएंगे अंतिम केस पर, यानी कि केस 3 पर। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। तो भैया केस 2 समझ लिया, क्या केस है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब कोई काम का केस वैसे भी नहीं है, बट हां दिमाग में आया होता कि एक्सटर्नल वोल्टेज इतना रख दिया तो क्या होगा, बराबर रख दिया तो क्या होगा। तो वो ये है कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ना सेल इलेक्ट्रोलिटिक की तरह काम करेगा ना गैल्वेनिक की तरह काम करेगा, कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होगा ही नहीं। ठीक है, लेकिन अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट केस, केस 3। अब केस 3 में तुम समझ तो गए होगे कि करने क्या वाला हूं मैं। केस 1 में मैंने जो वोल्टेज रखा था एक्सटर्नल, जो कि मैं अपनी मर्जी से रख सकता हूं, वो मैंने 1.1 से कम रखा था, राइट। केस 2 में मैंने 1.1 के बराबर रखा था।
अब केस 3 में मैं वो क्या करूंगा, 1.1 से वोल्टेज को बिल्कुल सही ज्यादा रखूंगा। तो भैया केस 3 अब क्लियर दिख रहा होगा, यहां पर देखेंगे तो केस 3 क्लियर दिख रहा होगा। व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज मोर देन 1.1 वोल्ट, यानी कि जो ऊपर एडिशनल अरेंजमेंट अपन करके बैठे हैं, यानी कि उस एडिशनल अरेंजमेंट पे जो बैटरी हम लगाकर बैठे हैं, ध्यान से सुनना, वो एडिशनल बैटरी जो हम लगाकर बैठे हैं, वो बैटरी का वोल्टेज नीचे वाले वोल्टेज से ज्यादा है। नीचे वाला वोल्टेज कितना है, जितना पहले था, क्योंकि पहले भी जिंक था और पहले भी कॉपर था। तो ये जो अरेंजमेंट है आपका, इसके वोल्टेज में तो आई डोंट थिंक कि कोई दोबारा रिपीट करने वाली बात है, क्योंकि ये तो वही आएगा 1.1। हाँ, ये कैसे आएगा, ये बात के लिए तो मैंने तुमको खुद कहा है कि कुछ वीडियो के बाद जब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मुझसे पढ़ लोगे तब समझ में आएगा। लेकिन ये वोल्टेज आपका क्लियर है, ये 1.1 के बराबर आएगा, और अभी वोल्टेज तुमने जो रखा है इस बैटरी का, वो 1.1 से ज्यादा रखा है, और ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ठीक है, ये बैटरी का टर्मिनल है, और तुमने वोल्टेज 1.1 से ज्यादा रखा है। अब क्या होगा, अब ये होगा कि जो ऊपर का एडिशनल पार्ट है, बोले तो किसका, इलेक्ट्रोलिटिक सेल का, वो डोमिनेटिंग होगा, ये डोमिनेटिंग होगा, और ये वाला हिस्सा डोमिनेटिंग नहीं होगा। नीचे का जो हिस्सा है, जो किसका हिस्सा माना जाता है, गैल्वेनिक सेल का, तो गैल्वेनिक सेल का जो हिस्सा होगा वो डोमिनेटिंग नहीं होगा। डोमिनेटिंग कौन होगा, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। अब भाड़ में जाए, ये वोल्टेज क्या दे रहे थे, भाड़ में जाए, इनके उससे करंट क्या फ्लो हो रहा था, किनके उससे, नीचे वाले गैल्वेनिक सेल के उससे। भाड़ में जाए कि इलेक्ट्रॉन किस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा था। अब जो भी इलेक्ट्रॉन को मूव कराएगा, जो भी करंट इंड्यूस होगा, वो सारी चीजें इस बैटरी पर निर्भर करेंगी। किस बैटरी पर, जो हम घर से लेकर आए हैं, उस बैटरी पर निर्भर करेंगी, इस बैटरी पर, नेगेटिव एंड पॉजिटिव इस बैटरी पे निर्भर करेंगी, क्योंकि यह बैटरी डोमिनेटिंग है, क्योंकि इसका वोल्टेज 1.1 से ज्यादा है, 1.1 जो कि नीचे मिल रहा था उससे ज्यादा है। अब यह पूरे सेल को चलाएगा, यह बैटरी चलाएगी। अब यह बैटरी बोलेगी कि भाई साहब इलेक्ट्रॉन्स अब इसमें से मिलेंगे नहीं रिएक्शन में से, बल्कि मैं एज अ बैटरी वो इलेक्ट्रॉन्स दूंगी, एज अ बैटरी मैं वो इलेक्ट्रॉन्स वहां पर प्रोवाइड करूंगी। ये है बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव। और ये टर्मिनल किससे कनेक्टेड है, क्लियर दिख रहा है, किससे कनेक्टेड है, जिंक रॉड से, जो कहां डूबा है, जिंक सल्फेट में। और पॉजिटिव टर्मिनल देख लो आप, ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, ये किससे कनेक्टेड है, ये इससे कॉपर रॉड से कनेक्टेड है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हो गया, कॉपर रॉड से कनेक्ट हो गया। संपट पड़ी मेरी बात, जो किसमें डिप्ड है, कॉपर सल्फेट में। सो दिस इज कॉपर। अब इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट कहां दिखेगा, बिल्कुल क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट इस बैटरी से निकलेगा, क्योंकि ये बैटरी सोर्स बन जाएगी ना अब इलेक्ट्रॉन का। बैटरी का काम ही क्या है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कराओ, मूव कराओ। और बैटरी के पास इतने इलेक्ट्रॉन है, खासतौर से कौन से टर्मिनल के पास, नेगेटिव टर्मिनल के पास। क्योंकि जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है वो नेगेटिव क्यों है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की भरमार है उसके पास, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन की भरमार रखता है अपने पास, तभी तो उसको हमने कहा कि तुम नेगेटिवली चार्ज हो। और पॉजिटिव क्यों है ये टर्मिनल, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। तो वो वायर क्या करेगा, ये पूरा एक क्लोज सिस्टम है, यहां सॉल्ट ब्रिज और लग जाएगा तो पूरा क्लोज हो जाएगा, और ये पूरा सर्किट बन जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन बोलेंगे हम यहां से मूव होते हुए, यहां से जाते हुए कॉपर तक पहुंच जाएंगे, यानी कि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल तक भी पहुंच जाएंगे। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा, यानी कि किसकी तरफ निकलेगा, जिंक की तरफ निकलेगा। तो जिंक से निकलेगा, और ऐसा लगेगा इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी, इस साइड कॉपर है और इस साइड जिंक है। तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हो जाएगी किस तरफ, कॉपर से
जिंक की तरफ। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम कॉपर टू जिंक, कॉपर टू जिंक। याद करो पिछले केस में, केस 1 में इलेक्ट्रॉन्स फ्लोज फ्रॉम जिंक टू कॉपर। इलेक्ट्रॉन का मैंने ये मूवमेंट बताया था, लेकिन अभी देखो मैं इलेक्ट्रॉन का ये मूवमेंट बता रहा हूं। दिस इज द मूवमेंट। कहां से कहां पर है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट? कहां से कहां पर है इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट? है ये कॉपर से जिंक। तो कॉपर से जिंक की तरफ इलेक्ट्रॉन को मूव करा रहे हो आप। और करंट क्या कहता है? करंट कहता है मैं तो इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करता हूं। फिजिक्स में हमने यही पढ़ा है। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो करंट क्या होगा? जिंक टू कॉपर फ्लो होगा, यानी कि करंट जो होगा वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। कहां से? जिंक से निकलेगा और कॉपर की तरफ जाएगा। जिंक से निकलेगा और कॉपर की तरफ जाएगा। तो करंट की डायरेक्शन जिंक से कॉपर की तरफ होगी, इलेक्ट्रॉन की कॉपर से जिंक होगी। यह बिल्कुल केस 1 का ऑपोजिट है। और ये करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है? नीचे वाले हिस्से की वजह से नहीं, ऊपर वाले हिस्से। ऊपर वाले में भी कौन? ये जो बैटरी तुमने बनाई है, इसकी वजह से फ्लो हो रहा है पूरा करंट। मतलब ये बैटरी रिस्पॉन्सिबल है इस बार करंट की। करंट नहीं मिल रहा है इस अरेंजमेंट से, करंट तो तुम दे रहे हो बैटरी के थ्रू। और तुम्हें क्या मिल रहा है? जिंक के पास क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो जिंक के पास ये इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जिंक के पास जा रहे हैं। अब मेरे को बताओ, ये जिंक की रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो जिंक की रॉड नेगेटिव हो गई। नेगेटिव, 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 नेगेटिव। तो जिंक की रॉड क्या हो गई? नेगेटिव चार्जेस से भर गई। और जब जिंक की रॉड नेगेटिव चार्जेस से भर गई, तो नीचे जिंक के आयंस होंगे ZnSO4 में। ZnSO4 में, क्योंकि जब तुम ZnSO4 को तोड़ोगे तो Zn पर +2 का चार्ज और SO4 पर -2 का चार्ज। जब भी सॉल्ट अपने आप को तोड़ता है तो कैटायन और एनायन में कन्वर्ट होता है हर सॉल्ट। तो भैया जिंक सल्फेट तोड़ेगा तो जिंक पर कौन सा चार्ज? +2 का चार्ज। और सल्फेट पे कौन सा चार्ज? -2 का चार्ज। ये +2 के चार्ज इलेक्ट्रॉन को देखकर ललचाएंगे, इलेक्ट्रॉन को देखकर ये ललचाएंगे और किस तरफ भागेंगे? यहां बैठा हुआ Zn+2 सब रॉड की तरफ भागेगा, सब रॉड की तरफ भागेगा। और जब सब रॉड की तरफ भागेंगे तो जिंक की रॉड मोटी होती जाएगी। मतलब जो केस 1 में रॉड गल रही थी, क्यों गल रही थी केस 1 में? क्योंकि जिंक से इलेक्ट्रॉन जा रहे थे कॉपर की तरफ। अब वही केस 3 में जिंक की रॉड मोटी हो रही है। क्यों मोटी हो रही है? क्योंकि अब वही इलेक्ट्रॉन जिंक की तरफ आ रहे हैं, कॉपर से निकल रहे हैं, क्योंकि डायरेक्शन ऐसी है, कॉपर से निकल रहे हैं और जिंक की तरफ आ रहे हैं। तो वो रॉड मोटी हो रही है। मतलब जो सेल डिस्चार्ज हो रहा था केस 1 में, जब जिंक की रॉड गल रही थी और गल गल के खत्म हो रही थी तो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाता था। अब वही केस 3 में जिंक की रॉड मोटी होती जा रही है, यानी कि ये रिचार्ज होता जा रहा है। संपट पड़ी बात? यानी कि ये रिचार्ज होता जा रहा है और रिचार्ज होते वक्त इलेक्ट्रोलिटिक सेल डोमिनेटिंग होता जा रहा है। कौन सा सेल? इलेक्ट्रोलिटिक सेल डोमिनेटिंग होता जा रहा है रिचार्ज के वक्त। संपट पड़ रहा है? बिल्कुल। कमेंट सेक्शन में जरूर एक्सेस रखिएगा अपना, जरूर मेरे को बताइएगा कि क्या चीज आपको समझ आ रही है, क्या चीज नहीं आ रही है। बट हम बहुत डिटेल में और बहुत गहराइयों तक जाकर इसको पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमने ये देखा कि भैया ये केस ऐसा है जिसमें जिंक की रॉड गल नहीं रही, जो केस 1 में गल रही थी। वो जिंक की रॉड समय के साथ मोटी होती जाएगी, और जितनी ये मोटी होती जाएगी, जितनी ये मोटी होती जाएगी, उतना हमें इसको डिस्चार्जिंग के वक्त इसका यूज कर सकते होंगे। यानी कि जब हम केस 1 पे वापस आएंगे, कब आएंगे? जब इसको निकाल देंगे, या इसमें वोल्टेज 1.1 से कम कर देंगे या 0 कर देंगे। तो हम जब डिस्चार्जिंग के वक्त आएंगे तो डिस्चार्जिंग के वक्त ये काम आएगा जिंक का मोटापा। अभी तो मोटा करो जिंक के रॉड को, क्योंकि ये रिचार्ज हो रहा है। और वहीं कॉपर की रॉड क्या होगी? गलेगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कॉपर से जा रहे हैं तो ये कॉपर +2 बन रहा है, रॉड से जा रहे हैं तो कॉपर पॉजिटिव बन रहा है, और पॉजिटिव बन बन के नीचे चला जाएगा, गल जाएगा सबके साथ। क्योंकि जिससे इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं वो गल रही है चीज। जैसे पहले जिंक से निकल रहे थे तो जिंक गल गया, अब कॉपर से निकल रहे हैं तो कॉपर गल जाएगा। तो रिएक्शन पूरी ऑपोजिट हो गई। केस 1 और केस 3 में जो चीज देखी, जिंक वहां केस 1 में गल रहा था और कॉपर रॉड मोटी हो रही थी। केस 3 में यह जिंक मोटा हो रहा है और कॉपर गल रहा है।
तो सिंपल सी बात है, जिंक इज डिपॉजिटेड एट द जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक डिपॉजिट होगा जिंक इलेक्ट्रोड पर, एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड, एंड कॉपर डिसॉल्व्स एट कॉपर इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रॉन अब कौन लूज कर रहा है, अब कौन लूज कर रहा है, कॉपर। तो कॉपर लूज कर रहा है, तो अब मैं कहूंगा कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। जो केस 1 में रिड्यूस हो रहा था कॉपर, वो केस 3 में ऑक्सीडाइज हो रहा है, उल्टा हो गया। और जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, तो जिंक हम कहेंगे वो क्या कर रहा है, खुद को रिड्यूस कर रहा है। तो जिंक रिड्यूस कर रहा है अभी भी रेडॉक्स। दोनों इलेक्ट्रोलाइटिक हो या गैल्वेनिक हो, दोनों का काम रिडॉक्स से ही होगा, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। लेकिन जो रिडक्शन कर रहा था तब गैल्वेनिक में, वो अब ऑक्सीडेशन कर रहा है। जो रिडक्शन कर रहा था गैल्वेनिक में केस 1 में, वो केस 3 में यानी कि इलेक्ट्रोलाइटिक में वो अपने आप को ऑक्सीडाइज कर रहा है। और जो केस 1 में खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा था गैल्वेनिक में, वो अब खुद को रिड्यूस कर रहा है। वो अब खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। टर्मिनल्स बदल दिए गए। ऑक्सीडेशन करने वाले को बोल दिया अब तुम रिडक्शन करोगे, रिडक्शन वाले को बोल दिया ऑक्सीडेशन करोगे। और जब टर्मिनल्स बदल दिए तो जो रिचार्ज सब हो रहा था तो अब डिस्चार्ज हो रहा होगा, या जब डिस्चार्ज हो रहा था तो अब रिचार्ज हो रहा होगा। कंसेप्ट क्लियर है? बस याद रखना, जब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल काम करेगा तब रिचार्जिंग होगी, और जब गैल्वेनिक सेल काम करेगा जब डिस्चार्जिंग होगी। दोनों में सेम वोल्टेज लगा दोगे, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ना डिस्चार्जिंग होगी ना रिचार्जिंग होगी, बैटरी काम में ही नहीं आ रही है। क्लियर हो गया कंसेप्ट? ये पूरी चीज समझ में आई? ऑक्सीडेशन रिडक्शन का कंसेप्ट समझ में आया? लपक के इसका स्क्रीनशॉट लें, इसके बाद थोड़ी सी और चर्चा करेंगे और फिर वीडियो कंक्लूड करेंगे। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो ये चीज संपट पड़ी केस 3 का खेल। केस 3 कुछ नहीं, केस 1 का बिल्कुल ऑपोजिट है, बिल्कुल ऑपोजिट है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, अच्छा ये चीज जिसको नहीं दिख रही होगी उसको मैं लिख देता हूं, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा सबको पता है ना, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। वो एक्चुअली कलर मैंने ऐसा ग्रीन, चटक ग्रीन यूज कर लिया, जहरीला हरा, कि तुमको लग नहीं रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा, बट ये दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये यहां से है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, तो अब केस 1 और केस 3 जीवन में काम के हैं। केस 1 जब आप किसी सेल को डिस्चार्ज कर रहे हो, क्योंकि वो गैल्वेनिक सेल की तरह काम कर रहा है। केस 3 जब आप उसको रिचार्ज कर रहे हो, तब ये सारी चीजें हो रही हैं। अब इसको अगर मैं एक समराइज करूं पूरी कहानी को, तो बहुत सिंपल सी कहानी है। जितने लोगों को लगता है कि शॉर्ट में एक बार और रिपीट कर दूं, तो मैं जल्दी से एक और बार इसको क्लियर कर देता हूं। ध्यान से देखेंगे तो हमने यहां पर मेनली 3 केस दिए, लेकिन मुख्य तौर पर हमारे लिए जो काम के वो 2 केसेस काम के हैं, एंड दैट इज केस 1 एंड केस 2। केस 1 में हमने क्या रखा, ये व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज, जो एक्सटर्नल वोल्टेज है ई एक्सटर्नल, जो ई एक्सटर्नल है वो 1.1 से छोटा था, 1.1 वोल्ट से छोटा था। तो इस समय हमने क्या करा, इस समय हमने मान लिया गैल्वेनिक सेल की तरह सेल वर्क करेगा। सेल विल बिहेव एज galvanic cell, cell will behave as galvanic cell, और ये होगा ड्यूरिंग रिचार्ज, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, जब सेल इस्तेमाल कर रहे हो, आप सेल को यूज कर रहे हो डिवाइसेस चलाने के लिए, तो दिस इज ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्लियर है आपको? अगर तुम यही लेते हो तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो विल बी फ्रॉम जिंक टू कॉपर, ये भी लिख देता हूं। इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा इट विल बी फ्रॉम जिंक टू कॉपर, तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर एंड करंट आई विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, और जो करंट होगा वो कॉपर से जिंक की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, ये पूरी चीज होगी जिंक से कॉपर, इलेक्ट्रॉन, करंट, कॉपर टू जिंक। इसमें केमिकल कौन खत्म होगा, जिंक की रॉड खत्म हो जाएगी गल गल के, कॉपर की रॉड मोटी होती जाएगी। ये है केस 1, जब 1.1 से कम हो, 1.1 से कम 0 भी रख सकते हो आप। ठीक है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, गैल्वेनिक सेल की तरह काम करेगा। केस 2 मैं लिखता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। नाउ
केस 2 ध्यान से देखेंगे। केस 2 कब लिया आपने? व्हेन, एंड दिस इज केस 3। केस 2 की तो हम बात ही नहीं कर रहे, केस 2 की तो हम बात ही नहीं कर रहे। इनफैक्ट हम सीधे बात कर रहे हैं किसकी? केस 3 की, क्योंकि केस 2 आपको क्लियर है, कोई करंट फ्लो नहीं होगा, दोनों वोल्टेज सेम होंगे, तो इट विल बी केस 3। केस 3 में क्या होगा? व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज मोर देन 1.1 वोल्ट, 1.1 से ज्यादा होगा, तो कौन डोमिनेटिंग हो जाएगा? फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल डोमिनेटिंग हो जाएगा। तो सेल विल, और अरेंजमेंट भी कह सकते हो इसको, विल बिहेव like an electrolytic cell, like an electrolytic cell। तो सेल विल बिहेव लाइक एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की तरह काम करेगा, यानी कि जो करंट होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा, विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक। तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर से निकलेगा और जिंक की तरफ आएगा, क्योंकि ये डायरेक्शन हो जाती है, यहां जिंक है मान लो और यहां कॉपर है, तो इस केस में ये डायरेक्शन हो जाएगी इलेक्ट्रॉन की। और करंट हमेशा इलेक्ट्रॉन से ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करता है, तो वो जिंक टू कॉपर ट्रैवल करेगा। कौन? करंट। ये आई ट्रैवल करेगा जिंक टू कॉपर, तो आई करंट विल फ्लो फ्रॉम, आई करंट विल फ्लो फ्रॉम, फ्लो नहीं लिखा, ठीक है, will flow from zinc to copper। तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो फ्रॉम कॉपर टू जिंक, जबकि करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। तो करंट विल फ्लो फ्रॉम जिंक टू कॉपर। अब इलेक्ट्रॉन क्योंकि जिंक की तरफ आएंगे, तो इसमें जिंक की रॉड मोटी होगी, यानी कि इस बार जिंक रिड्यूस करेगा, और जो कॉपर है वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, यानी कि कॉपर गल गल के खत्म होगा, क्योंकि उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो अल्टीमेटली ये जो ऑक्सीडाइज करने वाली चीज है या जो रिड्यूस करने वाली चीज है, वो एक्सचेंज हो जाती है। पहले जो ऑक्सीडाइज कर रहा होता है वो अब रिड्यूस करेगा, और जो पहले रिड्यूस कर रहा है वो ऑक्सीडाइज करेगा। ये होता है डिस्चार्जिंग और रिचार्जिंग के वक्त, और इसलिए हम कहते हैं कि सेल के टर्मिनल बदल दिए जाते हैं। तो जो आप चार्जर लगाते हो, वो चार्जर एक्सटर्नल सप्लाई करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। आप जैसे मोबाइल की बैटरी चार्ज करे हो, तो मोबाइल की जब बैटरी डिस्चार्ज होती है, जब आप मोबाइल यूज करते हो, बात करते हो, व्हाट्सएप करते हो, पबजी खेलते हो, उस समय उसका जो टर्मिनल रहता है, उस टर्मिनल के ऑपोजिट टर्मिनल बन जाता है जब आप उस मोबाइल को चार्जिंग पे लगा देते। चार्जर का काम यह होता है, एक तो एक्सटर्नल वोल्टेज दे दे, जो उस बैटरी के आउटपुट वोल्टेज से ज्यादा वोल्टेज होगा। मान लो आपकी वो बैटरी 5 वोल्ट का वोल्टेज देती है, तो जब तुम चार्जर लगाओगे तो वो बैटरी, जो चार्जर के थ्रू उसको जो सप्लाई मिलेगा करंट का, वो 5 वोल्ट से ज्यादा का मिलेगा। जो वोल्टेज उसके क्रॉस होगा वो 5 से ज्यादा का होगा। और दूसरा काम वो ये करती है कि वो टर्मिनल बदल देती है। ऑब्वियसली जब ज्यादा वोल्टेज सप्लाई करोगे तो टर्मिनल ऑटोमेटिकली रिवर्स हो जाएंगे, तो टर्मिनल गेट्स रिवर्स ड्यूरिंग दैट टाइम। और ये चीज होती है आपकी केस 3 में जो हमने देखा, जब वो आपका टर्मिनल बदलकर रिचार्ज होगा। तो दिस इज व्हाट वी आर हैविंग एज रिचार्जिंग। क्लियर हो गया? जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। यहां पर फिर हम एक और छोटी सी बात और बताएंगे, उसके बाद हम लोग वीडियो को कंक्लूड करेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट लेंगे। अब कई बार आप यह भी पढ़ोगे इसमें कि सर एनोड और कैथोड के जो टर्मिनल्स होते हैं, हम बुक्स में पढ़ते हैं कि वो बदल जाते हैं। रिचार्जिंग के वक्त जो एनोड होता है और जो कैथोड होता है, डिस्चार्जिंग के वक्त वो पलट जाता है, एनोड बन जाता है कैथोड और कैथोड बन जाता है एनोड। वो क्यों कह रहे हैं, समझना इस बात को, क्योंकि यहां पर हमें बताया जाता है कि वो टर्मिनल जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, बैटरी का वो टर्मिनल जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीडेशन बोले तो जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन लूज करे जा रहे हैं, जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन लूज करे जा रहे हैं,
वहां पर ऑक्सीडेशन होगा, उस टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं, उस टर्मिनल को हम एनोड कहते हैं। दैट टर्मिनल इज कॉल्ड एज एनोड। क्या कहते हैं उस टर्मिनल को? एनोड कहते हैं। और वो टर्मिनल हमेशा याद रखना, एट विच रिडक्शन टेक्स प्लेस, जिस टर्मिनल पर रिडक्शन होगा उस टर्मिनल को कैथोड कहते हैं, उस टर्मिनल को हम कैथोड कहते हैं। क्योंकि क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जनरली एनोड और कैथोड हम लोग कैसे याद रखते हैं? एक पॉजिटिव होगा तो हम एनोड बोल देंगे, नेगेटिव कैथोड। आप पॉजिटिव नेगेटिव से मत याद रखना। क्यों याद नहीं रखना? क्योंकि मैंने तुमको कहा ना, टर्मिनल बदल सकते हो तुम बाबू। जो एनोड है वो कैथोड बन गया, जो कैथोड है वो एनोड बन गया, तो टर्मिनल चेंज, फिर कंफ्यूजन। इसलिए एनोड और कैथोड की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन है वो यही है कि जिस पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिस टर्मिनल पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, उसे तुम एनोड मान लोगे। अब ऑक्सीडेशन किस पर होगा? जहां से इलेक्ट्रॉन निकलते हुए दिखाई दे, जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाए, तो वो टर्मिनल जो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाएगा वो एनोड माना जाएगा। जहां रिडक्शन हो रहा है उस टर्मिनल को तुम कैथोड मान लोगे। मतलब वो टर्मिनल जिस पर तुम्हें लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन का गेन, तो जिस टर्मिनल पे तुम्हें इलेक्ट्रॉन आते हुए दिखाई देंगे तुम उसे कैथोड मान लोगे। तो ये हो गया एक एनोड और ये हो गया कैथोड। अब केस 1 में याद करो, केस 1 जब गैल्वेनिक सेल डोमिनेटिंग था, ऊपर बैटरी का वोल्टेज 0 हमने लगाया था, तो गैल्वेनिक सेल डोमिनेटिंग था, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले थे, कॉपर की तरफ गए थे। जिंक से निकले थे, कॉपर की तरफ गए थे, जिंक से निकले थे और कॉपर की तरफ गए थे। तो जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले तो जिंक हो गया था ऑक्सीडेशन, जिंक हो गया था ऑक्सीडाइज्ड। मतलब जिंक वाला टर्मिनल एनोड हो गया था उस केस में, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो गया था उस केस में, केस 1 में। ये तो स्लाइड केस 3 की है, इसलिए वहां कैथोड लिखा है। अभी छोड़ो, जिंक ने इलेक्ट्रॉन निकाले केस 1 में, तो जिंक हो गया ऑक्सीडाइज, यानी कि जिंक वाला टर्मिनल बन गया एनोड। इलेक्ट्रॉन भागकर किसके पास गए उस केस में? कॉपर की तरफ। ये देख लो, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ये देख लो, जिंक से निकले और कॉपर की तरफ गए, ये रहा वो चीज। जिंक से निकले और कॉपर की तरफ गए तो जिंक एनोड बन गया, और कॉपर ने क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो कॉपर रिड्यूस हो गया, तो देखो कॉपर बन गया कैथोड, कॉपर बन गया कैथोड। लेकिन वही चीज केस 3 में क्या हुई? पलट गई। अब जिंक को इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, क्योंकि ये बैटरी क्या कर रही है? इस तरफ इलेक्ट्रॉन भेज रही है, और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ये दिखाई देने लगा, जो किसकी तरफ आने लगा? जिंक। कहां से आने लगा? कॉपर। तो हमें लग रहा है इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं, जिंक की तरफ जा रहे हैं, तो जिंक इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। मतलब अब जिंक खुद को रिड्यूस कर रहा है, जो केस 1 में ऑक्सीडाइज कर रहा था वो रिड्यूस कर रहा है, और रिड्यूस कर रहा है, तो अब जिंक वाली रॉड क्या कहलाएगी? कैथोड। ये कैथोड हो गया। तो जैसी तुमने चार्जर लगाया मोबाइल में, तो जो मोबाइल की बैटरी का कैथोड और एनोड था वो पलट गया। जो पहले एनोड था जिंक, वो अब चार्जर लगते ही बन गया है कैथोड। समझ गए? जो पहले ऑक्सीडाइज कर रहा था वो खुद को कर रहा है अब रिड्यूस। और कॉपर, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, क्योंकि कॉपर से जा रहे हैं, तो कॉपर से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो कॉपर अब खुद को क्या कर रहा है? कॉपर खुद को कर रहा है ऑक्सीडाइज्ड। मतलब अब कॉपर क्या बन जाएगा? एनोड। ये देखो एनोड बन गया। जो कॉपर केस 1 में कैथोड बना हुआ फिर रहा था, वो केस 3 आते ही एनोड हो गया। क्योंकि केस 1 में तुमने चार्जर नहीं लगाया था मोबाइल में, लेकिन केस 3 में जैसे ही तुमने चार्जर को प्लग इन किया, चार्जर की जो कॉर्ड है दूसरी साइड की वो तुमने लगाई, मोबाइल में प्लग इन किया, तो अब तुम्हारे कैथोड एनोड बदल गए। अब कॉपर जो पहले कैथोड था अब वो एनोड बन गया, और अब वो खुद को ऑक्सीडाइज करेगा, कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा। इस तरीके से ये रिचार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कंसेप्ट होता है, जो एक ही अरेंजमेंट में हो जाता है, और सिर्फ एक चीज बदलनी होती है, चार्जर का लगाना और निकालना। संपट पड़ी बात, बहुत डिटेल में हम जा रहे हैं, बहुत डिटेल में पढ़ रहे हैं भैया। अगर तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम क्रैक करना है, या तुम्हारे स्कूल का K-12 CBSE का एग्जाम तुम्हें क्रैक करना है अच्छे मार्क्स से, तो इतनी गहराइयों तक तो जाना पड़ेगा। रट्टाफिकेशन का कोई काम ही नहीं है भैया केमिस्ट्री में।
केमिस्ट्री में रटते वही है जिनको लगता है हम समझ ही नहीं सकते, और जिनको लगता है जो समझ नहीं सकते, जिनको मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल अब तक नहीं मिला। तो मैग्नेट ब्रेन्स का चैनल जिनको मिल गया उनके लिए पूरा कंसेप्ट समझने वाला, और ये है पूरा समझने वाला कंसेप्ट, इसको अब रटने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन सब कुछ क्लियर है, तो तुमको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। लपक के इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। तो स्टूडेंट, ये था हमारा इस वीडियो का पार्ट, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की वर्किंग बहुत अच्छी, बहुत डिटेल में, बहुत डेप्थ में जाकर देखी है। क्लियर हो गया? आई होप आप लोग नोट्स बना रहे होंगे, क्योंकि नोट्स साथ साथ पढ़ते हुए बनाना बहुत जरूरी है। एंड दुनिया के जो बेस्ट नोट्स होते हैं वो सेल्फ मेड नोट्स होते हैं। जो तुम नोट्स बनाते हो वो दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं। क्लियर है? तो आई होप नोट्स अच्छे से बना रहे होगे, मुझे खुश कर रहे होगे। और तुम्हें खुश करने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स ने भी एक और कदम उठाया कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी चैनल जो है वो लॉन्च हो चुका है। तो जितने भी स्टूडेंट्स जो स्टेट बोर्ड्स के हैं, या जिनको लगता है हमने अपना हिंदी मीडियम से बैच को दिया है, तो हिंदी मीडियम के लिए अब आपको प्रॉपर हिंदी के बैचेस मिलेंगे, जिसमें मतलब तुम परमाणु, अणु, संयोजितता, इस तरीके के वर्ड टर्मिनोलॉजी के साथ इस्तेमाल करेंगे फैकल्टीज। अब वो फैकल्टीज डेडिकेटेडली आपको हिंदी के चैनल पे पढ़ा रहे हैं। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब आपको करना है। साथ ही जैसा कि आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल पर आपको केजी से लेकर 12th तक के सारे सब्जेक्ट्स, फिजिक्स, मैथ्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एसएसटी, ईवीएस, कॉमर्स, हर सब्जेक्ट मिलता है और एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। पूरा कोर्स आपको एब्सोल्युटली फ्री मिलता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 चैप्टर के बाद आपसे बाकी चैप्टर के लिए कोई पैसा मांग लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैग्नेट ब्रेन्स बिलीव्स इन फ्री एजुकेशन, और वही फ्री एजुकेशन आपको एमबी से मिलती है। नेक्स्ट इज, चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जरूर लाइक करना है, और इस वीडियो का लिंक और चैनल का लिंक अपने सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स, मौसी, मामा जी, ताऊ जी, चाचा जी, सबके बच्चों को भेजना है, सबको व्हाट्सएप करना है, और सबको बोलना है वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसी धमाकेदार हम वीडियो और लाते रहेंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई मैग्नेट ब्रेन्स के साथ जारी रखिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अगले वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, और इसी के साथ हम पढ़ाई को आगे करेंगे। दूसरी चीज, आपको टाइम टेबल भी जरूर मिल जाएगा। टाइम टेबल फिक्स है। केमिस्ट्री की क्लास का जो वीडियो प्रीमियर होगा वो इवनिंग में होगा। टाइम टेबल आपको मिल जाएगा। इंश्योर करिएगा जैसी प्रीमियर हो तब लोग अपनी रजिस्टर और पेन लेकर आ जाएं और नोट्स बनाना लेक्चर के दौरान चालू करें। दिस इज इट फॉर माई साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक मैग्नेट ब्रेन्स के साथ अपनी पढ़ाई जारी रखें। Take care. Thank you.